हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि आपको पता होगा, मैं साइंस की क्लास ले रहा हूं। साइंस की क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल की, अर्थात कोशिका की बात की थी। कोशिका में हमने 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें अपने अभी तक परिचर्चा किया कि कोशिका की संरचना के बारे में, ठीक है ना। कोशिका की संरचना देखे थे और आपको मैंने बताया था कि जो कोशिका की जो संरचना होती है विभिन्न घटकों से विभिन्न घटकों के निर्माण से होता है। जो विभिन्न घटकों के निर्माण से मैंने बात किया था, हाँ, अब उनके बाद हम डिस्कस करेंगे उनमें कि कौन कौन से मुख्य जो तो कोशिका संरचना के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले अपन ने बात किया था यहाँ पे कोशिका झिल्ली की बात की थी। किसकी बात किया था? कोशिका झिल्ली की बात किया था, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था आपके यहाँ पे कोशिका द्रव्य की, और तीसरा था अपना केंद्रक की। हमने वहां से लेकर अपना स्टार्ट किए थे कि केंद्रक कोशिका के अंदर जो 3 भाग होते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो पहला पॉइंट था यहां पे वो था क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या था दोस्तों? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तीसरा था दोस्तों केंद्रक। ओके गाइस, केंद्रक की बात कर ले। हमने क्या कहा था इनके बारे में? सबसे पहले आपको मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। कोशिका द्रव्य को और केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मैं आपके इनके बारे में सबसे अहम इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि ये इनको क्या माना गया है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, क्या जीवन का भौतिक आधार कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीवन का भौतिक आधार कहलाता है जीव द्रव्य। किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। हेक्सेल ने कहा था। हेक्सेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि यदि आपको जीवन की आधार पता करना हो, जीवन का भौतिक आधार जानना हो, तो आपको कोशिका द्रव्य और केंद्रक को समझना जरूरी होगा। और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके। दोबारा इस बात को मैं लिख देता हूं कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। चलिए अब इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीव द्रव्य। हम जीव द्रव्य कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ठीक है ना। जीव द्रव्य हमने इनका नाम क्यों रखा सबसे पहले, यानी हम प्रोटोप्लाज्म इनको हम क्यों कहते हैं। तो हेक्सेल ने क्या कहा था? हेक्सेल ने यह कहा कि जीवन का भौतिक आधार कहलाता है जीव द्रव्य। सबसे पहले जीवन का भौतिक आधार कहलाता है जीव द्रव्य। किसके अनुसार? हेक्सेल के अनुसार। तो क्यों कहलाता भौतिक आधार? क्योंकि हम कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की बात करेंगे। कोशिकांग सभी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम की बात करें, राइबोसोम की बात करें, या हम बात करें क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गोल्गी काय की बात करें, ये सारे कोशिकांग अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इनके बगैर कोशिका का कार्य करना अधूरा माना जाता है दोस्तों। तो ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार कहलाता। पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। दोस्तों वहां आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन आपके पास जीव द्रव्य भी होगा, अर्थात प्रोटोप्लाज्म होगा, जिसपे आपको टिक लगाना दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं जीव द्रव्य को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है दोस्तों जीव द्रव्य। यह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। किसके अनुसार? भौतिक आधार कहलाता, जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार?
हेक्सेल के अनुसार, हेक्सेल के अनुसार। चलिए, ये पॉइंट हो गए सबसे अहम पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके अलावा और क्या बात हो सकती है? सबसे पहले आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि जीव द्रव्य किसे कहा गया है, तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? जीव द्रव्य कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? जीव द्रव्य। इसमें जीव द्रव्य के अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे? इनमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही सम्मिलित रूप से मौजूद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? अकार्बनिक और कार्बनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पदार्थ सम्मिलित रूप से मौजूद होते हैं। दोनों का अनुपात भी होता है, किस अनुपात में यह होना चाहिए। तो चलिए हम उसी के डिस्कस करते हैं कि यह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है। कौन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो हम इसे राइट डाउन करेंगे और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हैं, इसीलिए इनकी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यह कार्बनिक व अकार्बनिक, क्या? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है। कौन? जीव द्रव्य। यह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का क्या? एक जटिल मिश्रण है दोस्तों। दोनों का अनुपात कितना होता है? यदि पूछा जाए कि दोनों का अनुपात कितना हो तो बता सकते हो। जीव द्रव्य में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात 81:19 होता है दोस्तों। कितना होता है? 81:19 होता है, यानी 81 अनुपात की रेशियो 19। ठीक है, सबसे मोस्ट है कि जीव द्रव्य किसका मिश्रण है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों, कितना होता है? इन दोनों का अनुपात 81:19 होता है दोस्तों। चलिए, जीव द्रव्य में क्या क्या और भी यौगिक मौजूद होते हैं, कौन कौन से? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि जीव द्रव्य में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल यौगिक होता है दोस्तों। क्या होता है? जीव द्रव्य हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑक्सीजन आदि का एक जटिल यौगिक माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? एक जटिल यौगिक होता है। क्या होता है? जटिल यौगिक होता है। तो चलिए हम उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा कि जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य हाइड्रोजन, क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा हम और क्या बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। क्या? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल यौगिक होता है। कौन गाइस? जीव द्रव्य। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको बताना है कि जीव द्रव्य हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल यौगिक होता है। क्या होता है? जटिल यौगिक होता है। जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण ही जीवधारियों में गति, पोषण, उपापचय की क्रियाएं,
शोषण की क्रियाएं, उत्सर्जन की क्रियाएं, वृद्धि आदि तथा प्रजनन भी होते हैं। जीव द्रव्य में, किसके? जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण ही जीवधारियों में आपको गति देखने को मिलेगा, पोषण देखने को मिलेगा, उपापचय की क्रियाएं देखने की मिलेगी, शोषण केंद्र की क्रियाएं होगी, उत्सर्जन केंद्र की क्रियाएं होगी, वृद्धि होगी तथा इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रजनन की भी क्रियाएं होती है। किनके कारण? जीव द्रव्य के कारण। जी हां दोस्तों, जीव द्रव्य को सबसे क्या माना गया? जीवन का, इसीलिए इसको भौतिक आधार माना गया। दोस्तों क्या माना गया? इसको भौतिक आधार माना गया। तो चलिए हम बात कर रहे हैं जीव द्रव्य को लेकर। तो जीव द्रव्य के बारे में अभी मैंने आपसे क्या बताया कि क्या कि जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण। जैविक लक्षण का मतलब क्या? इनमें इस प्रकार का प्रॉपर्टीज है, गुण है। जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण जीवधारियों में गति, पोषण, उपापचय, शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन आदि होता है। जीवधारी किसने कहा? कौन ऐसे वैज्ञानिक था जिन्होंने ये कहा कि नहीं, जीवधारी के बगैर जीवन अधूरा है। सॉरी, जीव द्रव्य के बगैर जीवन क्या है? अधूरा है। किसने कहा? सर्वप्रथम खोज किसने की? नहीं, कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर हम इसे जीव द्रव्य कह सकते हैं। किसने कहा कि भौतिक आधार, जीवन के लिए भौतिक आधार माना जाता है, इनके बगैर जीवन हमारी अधूरा है, हेक्सेल ने कहा। सर्वप्रथम खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। दोस्तों किसने किया? पुरकिंजे ने किया। आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि जीव द्रव्य का जो नामकरण है दोस्तों, पुरकिंजे ने किया। दोस्तों लेकिन आपसे यदि यह पूछा जाए कि इनकी खोज किसने किया, तो आप बता सकते हो डू जार्डिन ने किया था। खोज किसने किया था? डू जार्डिन ने किया था। तो जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य की खोज डू जार्डिन ने किया था। लेकिन जीव द्रव्य का नामकरण, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। बेटा किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। दोस्तों आपसे पूछा जाता कब किया था? 1839 ईस्वी में। कब किया था? 1839 ईस्वी में। अठारह सौ उनतालीस ईस्वी में। जीव द्रव्य में दोस्तों लगभग 80% भाग जल का होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग किसका होता है दोस्तों? जल का होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है।
क्या होता है दोस्तों? जल होता है। ठीक है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं, जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है दोस्तों। किसके द्वारा होती है? जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। जब भी आपसे पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। क्या बता सकते हो? कि जीवों में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है सर, वो सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के बगैर नहीं हो सकता है, जीव द्रव्य के कारण ही होता है। जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है दोस्तों। कौन? जीव द्रव्य। तो सबसे पहले इस बात को ना लिख के पहले ये लिखते हैं कि जीवों में सभी जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं क्या? सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है? जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है, द्वारा ही होती है। ओके, किसके द्वारा होती है? जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है दोस्तों। जीव द्रव्य कैसा दिखता है दोस्तों? मैंने आपसे क्या कहा कि जीव द्रव्य को एक तरल, गाढ़ा, एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, कैसा? पारभासी, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, कैसा? लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है दोस्तों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने किया दोस्तों? डू जार्डिन ने किया था। लेकिन नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने किया। नामकरण का जो पुरकिंजे ने किया, लेकिन खोज किसने किया? डू जार्डिन ने किया दोस्तों। क्या कहा उन्होंने? कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर एक जीव द्रव्य का निर्माण होता है और यह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। क्या कहलाता? इसके बगैर जितनी भी जीवों के अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है वो अधूरा माना जाता है। ये नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इनको भौतिक, जीवन का भौतिक आधार माना गया दोस्तों। जीव द्रव्य में लगभग कितने? 80% भाग जो होता है दोस्तों जल होता है दोस्तों। कितने होते हैं? जल होता है। यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का एक जटिल मिश्रण है, जिनमें 81% कार्बनिक पदार्थ और 19% अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है दोस्तों। जीव द्रव्य में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट आदि जटिल यौगिक मौजूद होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो चलते हैं इस जीव द्रव्य के आगे की ओर बात करते हैं। अब ये हमने बात कर लिया जीव द्रव्य के बारे में। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो मैंने तरीका भी बता दिया, मेथड जिससे कैसे पूछे जाते हैं। कि जीवन का भौतिक आधार माना जाता है कोशिका के अंदर। 4 ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको जीव द्रव्य लगाना है। ठीक दोस्तों, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इधर क्लियर? जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण ही जीवधारियों में गति होती है, पोषण होता है, और क्या होता है? पोषण होता है, और पोषण के अलावा वृद्धि होती है, प्रजनन की क्रियाएं होती है। किसकी क्रियाएं होती है? प्रजनन की क्रियाएं होती है, उपापचय की क्रियाएं होती है, उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, शोषण की क्रियाएं होती है। सारी क्रियाएं किनके कारण होता है? जीव द्रव्य के कारण तो दोस्तों। तो ये हो गया मौखिक रूप से बात। लेकिन हम अब बात करेंगे यहां पे कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली
जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि जो एक कोशिका झिल्ली है यह क्या है। कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली के बारे में सिंपल सी बात में हम बता सकते हैं दोस्तों कि कोशिका झिल्ली जो है यह बाहरी परत माना गया। किसका? प्रत्येक कोशिका का जो बाहरी परत होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका का सबसे बाहर वाली जो चारों ओर एक परत में लपेटे हुई होती है, मुलायम होती है, चिकनी होती है, लचीली होती है, पतली होती है, वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है ना? इस कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कभी कभी एक नाम ना आके कभी कभी आपको 2 नाम 3 नाम आ जाते हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? यह कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है तथा बाहर कुछ पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने दे सकता है दोस्तों। सभी को अंदर बाहर जाने नहीं देता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहा दोस्तों? कि इस झिल्ली के द्वारा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पदार्थ अंदर भी जा सकते हैं और बाहर आना जाना कर सकते हैं। सभी पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इस कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसके उपनामों को। प्लाज्मा, क्या कहा था दोस्तों हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नंबर 1। दूसरा भी उपनाम है, क्या? मैंने कहा था प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कहा जाता है कोशिका झिल्ली जो होता है सभी कोशिकाओं की बाहरी परत होती है। सभी कोशिकाओं की बाहरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। चारों ओर वाले भाग को यह मुलायम होती है, लचीली होती है, पतली होती है। ठीक है ना? इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों पारगम्य झिल्ली? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि इस झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है ना? कुछ चयनात्मक पदार्थों के भी हम क्या करते हैं? अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका का बाहरी परत होता है। क्या होता है दोस्तों? बाहरी परत होता है जो मुलायम, पतली एवं लचीली होती दोस्तों। लचीली होती है। क्या क्या दोस्तों? लचीली होती। इसके अलावा और हम क्या जान सकते हैं? इस कोशिका झिल्ली की जो कार्य है वो सीमित कार्य है। इस कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य माना जाए तो सीमित है, ज्यादा नहीं है, कुछ लिमिट है। इसी लिमिट तक ये कोशिका झिल्ली इतना ही कार्य कर सकता है, इससे ज्यादा ये कार्य नहीं कर सकता दोस्तों।
इसीलिए कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। यह कोशिका का क्या करता है? यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता? सीमित झिल्ली की तरह कार्य करता, और साथ ही साथ सभी कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा भी देने का कार्य करता है दोस्तों कोशिका झिल्ली। कौन कार्य करता है? कोशिका झिल्ली। यांत्रिक सहारा देने का भी कार्य करता है कोशिका झिल्ली। ठीक है ना? ये अपने आते हैं बेटा पेपरों में कि यांत्रिक, सभी कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देने वाला कौन है? तो आप बता सकते हो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली की तरह कार्य करती है। प्रत्येक कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद भी करती है। ठीक है ना? आपको यह भी बताना, कुछ ऐसे अणु होते हैं जिसको अंदर बाहर जाने देता है, इसलिए इसको चयनात्मक भी कहते हैं। ठीक है ना? नियंत्रण, सभी को, जितने भी कोशिका के अंदर जो अणु, छोटे छोटे अणु होते हैं जो अंदर जाना चाहते, बाहर आना चाहते, उनको भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली करती है। ये जंतु कोशिका में, किसमें? जंतु कोशिका में यह विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनके निर्माण करने में सहायक होते हैं। जैसे माइक्रोविलाई की बात कर ले, सीलिया की बात कर ले, इन सब के निर्माण करने में भी जंतु कोशिका में सहायक सिद्ध होता है कोशिका झिल्ली दोस्तों। चले हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। कोशिका झिल्ली में एक और होता है दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली जो होती है, एक जो परत है, वो कोशिका भित्ति पे ही रहती है। कोशिका भित्ति के ऊपर कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है ना? कोशिका भित्ति के ऊपर ही क्या होता? कोशिका झिल्ली होती। कोशिका भित्ति को हम सेल वाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेल वाल। अब हम डिस्कस करेंगे सेल वाल। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोशिका झिल्ली सबसे ऊपर होता है, उसके बाद कौन सा होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। इसे हम कहते हैं दोस्तों सेल वाल। क्या कहते हैं? सेल वाल। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेल वाल क्या है, तो आसानी से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? आसानी से बता सकता है क्या कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े यानी कठिन, कठोर आवरण द्वारा घिरी होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका बना होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। किसका? सेलुलोज का बना होता है। यह भी पारगम्य होता है दोस्तों। क्या होता है? पारगम्य। आपसे पूछा जाता है पारगम्य होता है या अर्ध पारगम्य होता है, तो आपको बताना है यह भी पारगम्य होता है। जो यह सेलुलोज से जो बना होता है कोशिका भित्ति, तो सेलुलोज कैसा होता है? तो सेलुलोज जो होती है एक जटिल पदार्थ माना गया दोस्तों। क्या माना गया? जटिल पदार्थ माना गया, जो पादप कोशिकाओं में, किसमें? जो पादप कोशिकाओं को या में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ माना गया दोस्तों। क्या माना गया? जटिल पदार्थ। इसी कारण है कि कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर और निर्जीव भी माना गया दोस्तों। क्या माना गया? कठोर और निर्जीव भी माना गया। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका भित्ति की। यह पहले बना किसका होता है उसकी बात कर लेते हैं कि यह किसका बना होता है। ठीक है ना? यह किसका बना होता है? कोशिका भित्ति मुख्यतः किसके बने होते हैं, हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
सेलुलोज की। यह एक जटिल, क्या है यह एक जटिल पदार्थ है। यह एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को क्या करता है? पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है दोस्तों। संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर और निर्जीव होता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और वह निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति भी पारगम्य होता है। यह भी पारगम्य होता है दोस्तों। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया। किसे कहते हैं? कि पादप कोशिकाओं में चारों ओर एक मोटे और कठोर आवरण द्वारा घिरी होती है। पादप कोशिकाएं चारों ओर से मोटे और कठोर आवरण से घिरी होती है। इसी आवरण को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के ऊपर क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है दोस्तों। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली होता है। इसको हम सेल वॉल कहते हैं दोस्तों। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। यही कारण है कि कोशिका भित्ति कठोर और क्या माना गया है? निर्जीव होता है दोस्तों। क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है ना? यह पादप कोशिकाओं को कौन? कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिकाओं को एक निश्चित रूप भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक निश्चित रूप भी प्रदान करता है। पूछा जाता है, बता सकते हो कि पादप कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करने वाला कौन है? तो कोशिका भित्ति है। क्या है दोस्तों? कोशिका भित्ति। साथ ही साथ यह पादप कोशिकाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है ना? और यह कोशिका झिल्ली को भी रक्षा प्रदान करता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली को भी रक्षा देने का कार्य करता है कौन? कोशिका भित्ति। तथा सभी कोशिकाओं को सूखने से भी रोकने का कार्य करता कौन? कोशिका भित्ति। इसीलिए इसे कहते सेल वॉल। क्या कहते दोस्तों? सेल वॉल। अब आगे की ओर चलते दोस्तों। अब हम बात करेंगे, यहां पे कोशिका झिल्ली की बात कर लिए। अब जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट निकल गया। अब ये कोशिका द्रव्य की बात करेंगे दोस्तों। कोशिका द्रव्य की, कोशिका द्रव्य को अपन डिस्कस कर ले। कोशिका द्रव्य केंद्रों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं, जो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? जो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग जो होती है जल की होती है। ठीक है ना? यह कार्बनिक और अकार्बनिक का एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें कार्बनिक का 81% और अकार्बनिक का 19% मिले होते हैं। इनमें नाइट्रोजन भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन, इन सब का जटिल यौगिक भी मिले होते हैं जीव द्रव्य के अंदर। ये भी डिस्कस कर लिया अपन ने। ठीक है ना?
सभी जीवों में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो जीव द्रव के बगैर नहीं हो सकता। अब इसी जीव द्रव के हम दो भागों में बांट देते हैं। जीव द्रव के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक कोशिका द्रव और केंद्रक। आपको पूछने का तरीका जो होगा वो दूसरे ढंग से भी हो सकता है कि गुरुजी जीव द्रव के कितने भाग होते हैं, तो जीव द्रव के दो भाग होते हैं। जीव द्रव कितने भाग से मिलकर होते हैं, तो ये भी दो भाग से मिलकर होते हैं। किनके किनके, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो हम दोनों तरह से हम बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य, सबसे पहले आपसे यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो कोशिका द्रव्य क्या है। जीव द्रव का वह भाग, किसकी बात करें, कोशिका द्रव, तो जीव द्रव पढ़ चुके हैं यहां पे, जीव द्रव का वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। जो कोशिका द्रव है दोस्तों वो किनके किनके बीच होता है, जीव द्रव का वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए इनमें अनेक अकार्बनिक, कौन सा, इनमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जो खनिज, लवण, जल की बात करें, तथा कार्बनिक पदार्थ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि मौजूद होते हैं दोस्तों। पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसी बात को लेके, और भी कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या होते हैं। इनमें अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण, वसा की बात कर लिए। कार्बनिक पदार्थ जैसे अपन ने बात कर लिए कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन आदि, ये सब मौजूद होते हैं दोस्तों। खनिज, लवण, जल और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ कहलाता है दोस्तों, और जल, लवण, खनिज आपको अकार्बनिक पदार्थ कहलाता है दोस्तों। तो कोशिका द्रव में ये सभी मौजूद होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, सभी मौजूद होते हैं। तो लिख भी सकते हैं, इनमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे क्या क्या, किसकी किसकी बात की अपन ने, खनिज, लवण एवं जल, तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। होते हैं किसमें, कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। बात कर लिए अपन दोस्तों। और ये सभी के सभी क्या है, निर्जीव पदार्थ है दोस्तों। क्या है, निर्जीव पदार्थ है, जो निर्जीव पदार्थ है। कार्बनिक और अकार्बनिक सभी पदार्थ क्या है, निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ माना गया दोस्तों। कौन, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या माना गया दोस्तों, गाढ़ा, पारभासी एवं
चिपचिपा पदार्थ माना गया दोस्तों। मिटा दे दोस्तों, आपने लिख लिया होगा, इसको उतार भी लोगी नोटबुक में, शॉर्ट स्क्रीन भी ले लिया होगा आप। ठीक है, तो हम कोशिका द्रव की बात कर रहे हैं कि कोशिका द्रव कैसा होता है। तो कोशिका द्रव में देख रहे हैं कि यह बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है। किसमें? कोशिका द्रव में। इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके कारण या जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित होते हैं और सभी रचनाएं की जो कार्य होती है दोस्तों अलग अलग होती है। इन रचनाओं को ही हम कोशिकांग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इन्हीं रचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो लिख भी सकते हैं कि कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं होती है और प्रत्येक रचनाएं की कार्य अलग अलग होती है। क्या होती है? प्रत्येक रचना के कार्य अलग अलग होती है। ठीक है ना? इन्हीं रचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब ये कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण है। कोशिकांग को समझना हो तो सरल भाषा में सुस्पष्ट तरीके से हम इनके विभिन्न प्रकार के रचनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। ये सभी कोशिकाएं जो होती है, इनमें ये सभी कोशिकाएं की अलग अलग कार्य है। ठीक है ना? इस कोशिकांग का, इन सभी कोशिकांगों का सभी कोशिकाओं में अलग अलग कार्य होता है। मैं आपको बता दूं कि कोशिका द्रव में जितने भी कोशिकांग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं में, किस क्रियाओं में? विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं में दक्षतापूर्ण संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के उपापचय की क्रियाएं दक्षतापूर्ण संपन्न होती है। प्रत्येक कोशिका में जितनी भी कोशिकांग होते हैं उन सभी कोशिकांगों का क्या होता है? सभी कोशिकांगों का विभिन्न प्रकार के उपापचय की क्रियाओं में क्या करवाता है? अपना कार्य संपन्नता पूर्वक करवाता है दोस्तों। ठीक है ना? आपको मैंने यह भी बताया था कि अर्ध विकसित कोशिका भी होती है और पूर्ण विकसित कोशिका भी होती है दोस्तों। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? तो इसमें जो होती है दोस्तों कि ये कोशिका द्रव्य जो होते हैं, आपको मैं बता दूं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण विकसित कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कैसा होता है? तो पूर्ण विकसित कोशिका में यानी यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होता है वो झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? झिल्ली युक्त होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये झिल्ली युक्त नहीं होता है दोस्तों। कोशिका द्रव्य में